नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब जनता का भरोसा किसी राजनीतिक पार्टी पर या फिर कुछ पार्टियों के गठबंधन पर टूटने लगती है तो उसका असर ग्राउंड में दिखाई पड़ता है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल उन पार्टी के नेताओं का इतना बढ़ जाता है कि वो फिर लीगल बैटल में जाने लगते हैं, वो फिर सड़कों पर हंगामा करने लगते हैं, वो फिर संसद के कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट पर उतारू हो जाते हैं और किसी भी तरीके से देश में अराजकता वाले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? जब जनता का भरोसा नहीं है तो इसका मतलब चुनावों में आपकी हार होगी और हार धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंचेगी कि आपका कुछ जगहों से सफाया होता होता फिर पूरे देश से सफाया हो जाएगा। ऐसा ही कांग्रेस का हाल है, कुछ दूसरी पार्टियों का हाल है। क्योंकि हंगामा कर सकते हो, आंकड़े कहां से लाओगे? जनता का भरोसा होना जरूरी है और आंकड़े एक जगह की नहीं है। यानी कि विधानसभा का चुनाव नहीं जीतोगे तो विधानसभा में यानी राज्यों में आपकी सरकारें खिसकती जाएगी। लोकसभा का चुनाव नहीं जीतोगे तो फिर लोकसभा में बहुमत खोओगे, सरकार दिल्ली में भी नहीं रहेगी और फिर विधानसभा में हार का असर सीधे राज्यसभा में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि उसके चुनावों में भी आप धीरे धीरे अपने सांसद खोते जाओगे और उसके बाद कभी यह स्थिति रहेगी कि कुछ राज्यों में तो आंकड़े आपके जीरो हो जाएंगे। ऐसी ही स्थिति विपक्ष की होने वाली है क्योंकि राज्यसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। अभी इस साल 72 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 37 सीटों पर घोषणा होते ही विपक्ष में और खासकर कांग्रेस के अंदर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की कुछ पार्टियों को लगता है कि जब हम अपने सबसे बड़े नेता को राज्यसभा में एक सीट नहीं दिलवा सकते तो फिर इस गठबंधन में रहने का फायदा क्या है। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। जब कुछ नेताओं को लगता है कि हम अगर इस पार्टी के लिए काम करते हुए इंटेलेक्चुअल माइंड बनते हुए भी एक राज्यसभा की सीट नहीं ले सकते तो फिर इस पार्टी में काम करने का क्या फायदा है। वही बिहार में राजद के साथ हो रहा है। और जब लगने लगता है कि गठबंधन से कोई भी फायदा हमें ग्राउंड में नहीं मिलेगी, चुनावों में नहीं मिलेगी, तो फिर इंडी अलायंस के अंदर जो आजकल चल रहा है वो स्थिति पैदा होती है कि लीडरशिप किसका होगा ये तय कर ले और उसके बाद कांग्रेस इस इंडी अलायंस से बाहर किए जाने के प्लान का एक हिस्सा बन जाती है। यही स्थिति आज इंडी अलायंस के अंदर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी बुरी हार जो कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों को देखने के लिए मिल रहा है वो है अभी के राज्यसभा चुनाव में। सबसे पहले बिहार से ये राजद का सफाया होने वाला है। राज्यसभा में, विधानसभा में तो सफाया हो ही गया है। ये 25 सीटों से आगे की संभावनाओं पर ब्रेक लग चुका है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लगता नहीं है कि ये आंकड़े अब आगे भी बढ़ पाएंगे। ये उसी तरह का सिचुएशन है कि कांग्रेस 2014 के बाद नीचे गिरी तो ऐसी गिरी कि 10 सालों के बाद भी अभी 99 के आंकड़े पर पहुंची है और 10 और साल लग जाएंगे, ये 99 से 19 तक पहुंच जाएगा, ऊपर जाकर 119 नहीं पहुंचेगी। ऐसी स्थिति राजद की हो रही है। लेकिन राजद ये जो बिहार में राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीटें हैं और 5 में से एक भी सीट किसी भी अपोजिशन पार्टी को मिलने वाली नहीं है। राजद के 2 सांसद राज्यसभा में और दोनों लालू प्रसाद यादव के लिए करीबी माने जाते थे, अमरिंदरधारी सिंह हो या फिर प्रेमचंद गुप्ता हो। ये दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से लालू यादव के परिवार को सपोर्ट करने वाले। ये अमरिंदरधारी सिंह जो कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फिनेंशियल असिस्टेंस देते रहे लालू परिवार को और राष्ट्रीय जनता दल को। ये राज्यसभा सीट ही उनकी इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए राजद को या लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिए थे और सीट खरीदी गई थी। लेकिन अब सीट खरीदने लायक विधायक ही नहीं है तो फिर आप बेचोगे कैसे? दोनों के दोनों। और गुप्ता जी का हाल यही है कि लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी वो अगर मुंह खोलेंगे
तो समस्याएं पैदा होगी लैंड फॉर जॉब में, आईआरसीटीसी घोटाले में। तो राजद का तो ऐसे ही सफाया हो रहा है। लेकिन बात यहां कांग्रेस की सिर्फ नहीं हो रही, जो अलग अलग स्टेट में घिसते जा रहा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, उसके अलावा जो 2 और राज्य है हिमाचल प्रदेश, और जो चुनाव होने वाले राज्यों में, इन जगहों पर 4 राज्यों में विपक्ष की भूमिका थोड़ी बढ़ी है। यानी कि 4 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु में इन लोगों की सरकारों में एक कांग्रेस की सरकार है और एक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। यानी 2 स्टेट में कांग्रेस, 2 स्टेट में अपोजिशन की दूसरी पार्टियां। लेकिन 10 राज्यों का चुनाव होना है, 37 सीटें हैं और उसमें से 6 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का केवल सरकार नहीं है बल्कि बहुमत का आंकड़ा इतना है कि इन लोगों का सफाया अभियान है। राजस्थान की 3 सीटों में से तीनों की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, उड़ीसा में दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया, पश्चिम बंगाल में अपोजिशन में बैठी भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से 1 सीट छीन रही है और सबसे ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में जो एक पार्टी जिसके चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जो कि कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब राज्यसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। झगड़ा शुरू हो चुका है क्योंकि एक सीट है, दावेदार 3-3 है और 3 दावेदारों में एक सीट भी कंफर्म नहीं है। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और ये देखिए कि कैसा समय का चक्र चलता है कि 7 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, जिसमें से 4 सीटें अघाड़ी के पास थी। 2 सीटें अघाड़ी में से शरद पवार की पार्टी के पास, जिसमें 1 सीट शरद पवार की यानी कि वो राज्यसभा सांसद, दूसरे फौजिया खान की जो एनसीपी के राज्यसभा सांसद, और अभी ये वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर संसद में सबसे ज्यादा एनसीपी की तरफ से उछल रही थी, ये फौजिया खान ही थी। लेकिन 2 की 2 सीटों में से एक भी कंफर्म नहीं। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास जो प्रियंका चतुर्वेदी अभी आजकल संसद के अंदर जाकर फोटो सेशन करवा रही हैं और वो भी उसी तरीके से बदतमीज प्रवक्ता बन गई हैं जैसे कांग्रेस में सुप्रिया सिनेत हैं। वो उलूल जुलूल बातें मीडिया में करते दिखाई पड़ती हैं। वो शराब पीकर भी एक बार इंटरव्यू देने के लिए आ गई, चर्चा करने के लिए आ गई, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी का चेहरा, दिल्ली में चेहरा चाहिए, क्योंकि यही प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में थी, राज्यसभा छिन गई तो फिर एक सीट के लिए वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले गए, शिवसेना में चली गई और अब ऐसी स्थिति है कि रोना धोना मचा हुआ है। उन्हीं की सीट खाली हो रही है। संजय राउत का नंबर आना तो अभी बाकी है, लेकिन एक सीट कांग्रेस के पास भी है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि 7 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के सुनेत्र पवार का गुट, ये तीनों पार्टियां मिलकर 6 सीट कंफर्टेबल तरीके से जीत रही है, 6 सीटें। लेकिन 7वीं सीट अटकी हुई है और इस वजह से, क्योंकि 7वीं सीट के लिए पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों के पास नहीं है, लेकिन बहुमत तो अपोजिशन में भी नहीं है। तीनों पार्टियां एकजुट हो नहीं पा रही। अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से ये संजय राउत ने मुंह खोला और कहा शरद पवार चाहते हैं कि फिर से राज्यसभा जाएं। ये संजय राउत जो कि डबल एजेंट की भूमिका में रहते हैं महाराष्ट्र में, वो शरद पवार की पार्टी से भी साठगांठ और इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी साठगांठ। लेकिन दोनों पार्टियों की स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों मिलकर भी एक राज्यसभा की सीट नहीं ले सकते। साथ में अगर ये संख्या कम होती है, मतलब आगे के चुनाव अगर 4 सीटों पर होती है, 3 सीटों पर होती है, तो इन लोगों के लिए तो रास्ता ही बंद है, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। 7 सीटें हैं तो 7वीं सीट में संभावना है। लेकिन शरद पवार ने कहा हमें फिर से राज्यसभा जाना है, क्योंकि मर्जर प्लान फेल हो गया तो अभी दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहना जरूरी है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा गया, हमारे भी एक सांसद हैं और पिछली बार इन लोगों ने हमें धोखा देकर राज्यसभा में 1 सीट हरवा दी थी, क्रॉस वोटिंग की थी, तो इस बार हमारी भी दावेदारी है। विपक्ष में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य हमारे हैं, 20-20
विधायक हैं, तो फिर इन 10 वाली पार्टियों को अगर राज्यसभा भेजेंगे तो हमारी दावेदारी का क्या होगा? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी की बात नहीं है, उसकी सांसी तो गई, वो अब संसद में एंट्री नहीं ले पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा रिक्वेस्ट किया, अलग अलग नेताओं से मिलकर बातचीत करके कोशिश कर रही थी कि राज्यसभा सीट हमें मिल जाए, कहीं से भी कहीं नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए प्रियंका सदस्यता जाने के बाद ऐसे ही रोती गाती फिर रही है। शरद पवार की परेशानी यह है कि वो बात तो आगे बढ़ा दिए, लेकिन अघाड़ी के बीच उन पर भी सहमति नहीं बन रही है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें एक राज्यसभा सीट चाहिए, क्योंकि एक ही पर संभावना है, तो ये पहली सीट हमें चाहिए। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी पार्टी, अघाड़ी की दूसरी पार्टियां हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सहयोग करने के लिए अभी सेक्रीफाइस कौन करेगा? किसके विधायक किसके साथ जाएंगे? अगर उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि शरद पवार पर सहमति जता दिए तो हमारे 20 विधायक शरद पवार के समर्थन में वोट नहीं करेंगे, ये इधर उधर वोटिंग करने लगेंगे। और राज्यसभा में अगर अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है तो दूसरी पार्टियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अपनी पार्टी के कैंडिडेट में भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कैसे संभव है? हिमाचल प्रदेश में पिछली बार ये अभिषेक मनु सिंघवी को कैंडिडेट बनाया गया, बाहरी बनाम हिमाचली का मुद्दा चला और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग करके सिंघवी को हरा दिया। सिंघवी बौखलाए हुए वहां से निकले, राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया, फिर राहुल गांधी मजबूरी में तेलंगाना से जाकर उनको नॉमिनेट करवा पाए। लेकिन अब क्या? अब तेलंगाना में विवाद चल रहा है कि सिंघवी को अब फिर से राज्यसभा नहीं भेजा जाना है। हमारे यहाँ के यानी कि तेलंगाना के कई नेता ऐसे हैं जो इस बात से नाराज हैं कि बाहरी लोगों को राज्यसभा यहां से भेजोगे तो हमारे लिए भूमिका क्या है? हम न मंत्री बने हुए हैं और न ही हम लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो हमें भी दिल्ली की राजनीति करनी है, हमें केवल पदाधिकारी बन के नहीं रहना। इसलिए वहां पर हंगामा चल रहा है कि बाहरी को नहीं, यही के किसी नेता को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। 2 सीटों में से 2 सीटों पर यही का नेता होना चाहिए। और यह विवाद महाराष्ट्र में इसलिए भी चल रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल ये संभावना ही नहीं है कि वो एक सीट भी शरद पवार या रजनी पाटिल यानी कांग्रेस की भी एक सीट है और उद्धव ठाकरे, इन तीनों में से कोई जीत पाएंगे। तीनों के तीनों आपस में भिड़े हैं, तो शरद पवार भी गए, प्रियंका चतुर्वेदी भी गई और अभिषेक मनु सिंघवी भी गए। इन लोगों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें अब राज्यसभा में इनका सफाया हो रहा है और मोदी का आंकड़ा संसद के अंदर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राज्यसभा में अब भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इस साल बहुमत में आ जाएगी। 103 सांसद अभी भी हैं और 112 चाहिए। 37 के बाद फिर से 36 सांसदों का चुनाव होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी ले आएगी। एनडीए की बात नहीं है, एनडीए का तो अभी भी बहुमत है राज्यसभा के अंदर, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 114 से 15 सांसद होंगे। किसी दूसरे पार्टी के समर्थन की जरूरत कोई बिल पारित करवाने के लिए नहीं होगी। इसलिए ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम के जो ड्रामा कर रहे हैं, जो अब सड़कों पर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेताओं को भेजकर ये जो हंगामा, प्रोटेस्ट और मार धाड़ करने की कोशिश है। पंजाब में किसानों के साथ मिलकर फिर से आंदोलन करने वाले हैं। 28 तारीख को इसका फाइनल रैली होना है। तो ऐसे में आप हंगामा करते रहो और संसद के अंदर मोदी का आंकड़ा बढ़ते रहेगा। ये केवल राज्यसभा में नहीं, अब लोकसभा में भी कुछ खेल होने वाला है। कई जो पलटी मार सांसद हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर राहुल गांधी के साथ नहीं चलना चाहते और इंडी अलायंस में जो चल रहा है, लगता है कुछ पार्टियां फिर से इंडी अलायंस को छोड़कर एनडीए में आने वाली है। तो इसलिए राहुल गांधी अभी फ्रस्ट्रेट है, लेकिन आगे कुछ समय में इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऐसे बढ़ेगा कि ममता बनर्जी की तरह पागलों की तरह सड़कों पर हंगामा करते फिरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।